गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन प्रताप आप लोग के सामने वास्तविक संख्या का एक नया पार्ट लेकर आया हूँ। यह हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लेक्चर में वास्तविक संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो आपके वास्तविक संख्या के पूरे थ्योरी को क्लियर करने का काम करेगा। इसके पहले 6 वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोशिश करिएगा कि वो 6 वीडियो जो है सबसे पहले देख ले, ताकि आपका जो थ्योरी है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। एक बार जब आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा, तब आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन पर आधारित होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का, ताकि आप अपने थ्योरी को जज कर पा सके कितना हमारा सही बन रहा है, कितना गलत बन रहा है। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और मिलाइएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है कितना सही बना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लें और बनाने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है a एवं b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे। दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ रहता है तो उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है उसको हम लोग a = bq + r के बराबर मानते थे, जहाँ पर r जो होता था उसका कंडीशन होता था b से बड़ा होना चाहिए और r का मान जो होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए, r से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हमारा है a = bq + r। ये कंडीशन तो सही है, लेकिन देखते हैं इसका शेषफल का जो कंडीशन है r का, वो सही है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं r जो है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ पर 0 के बराबर भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, a = bq + r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो सही है, लेकिन शेषफल का कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर r 0 के भी बराबर है और b के भी बराबर है, जो कि b के बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा ये भी कंडीशन हो जाएगा गलत। तीसरा कंडीशन देखिए, a = bq + r, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है, जो कि यही कंडीशन हमारा होता है r का। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो रखा गया है, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। कुछ क्वेश्चन इस साल भी पूछा था 2020 एग्ज़ाम में, जो कि आप लोग के आगे आने वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, यदि a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं तब इनका एलसीएम। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, अर्थात एक और वो संख्या स्वयं। तो देखिए, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या दिया गया है, तो दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए दोनों संख्या में कुछ कॉमन तो होने वाला नहीं है, इसलिए एलसीएम जब भी होगा दोनों अभाज्य संख्या का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर संख्या हमारा a और b न लेकर x और y ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन x और y में दिया गया है। तो दो संख्या जो हमारा है x और y, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ही ऑप्शन में हमारा जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन x y है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा। एलसीएम अभाज्य संख्या का हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या दिया गया है 2, जो कि अभाज्य संख्या है, और दूसरा संख्या दिया गया है 3, ये भी अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो 3 और 2 का गुणनफल कितना होगा? 6। तो इस 6 को हम लोग 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर x y होगा। यहाँ पर x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है एलसीएम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है,
दो सअभाज्य संख्याओं का HCF होता है। तो आइए सबसे पहले सअभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। सअभाज्य संख्या हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर कोई दिक्कत होता है सअभाज्य संख्या में तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, सअभाज्य संख्या जो होता है वो ऐसी दो संख्या जिनका HCF जो होता है 1 होता है, अर्थात महत्तम समावर्त जो होता है 1 होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है, दो सअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, तो हमारा HCF 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। क्रमिक का मतलब समझ लीजिए, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। कहीं भी आप लोग क्वेश्चन में क्रमिक शब्द देखें तो समझ जाइएगा वो संख्या दोनों लगातार का होने वाला है। और यहाँ पर लगातार सम संख्या का बात कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं हमारा पहला सम संख्या 6 है, तो इसकी जस्ट क्रमिक सम संख्या या तो 4 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। आप पीछे वाला संख्या भी लेंगे तो क्रमिक ही होगा, या आगे वाला संख्या भी लेंगे तो क्रमिक ही होगा। तो कोई भी दो संख्या इसमें से ले सकते हैं। मान लेते हैं हमारा दो संख्या सम संख्या दिया गया है 4 और 6, तो कह रहा है इसका HCF कितना होगा। तो जाहिर सी बात है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, वही हमारा HCF होगा। तो 4 जो है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 गुना 2 लिख लेते हैं, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो इन दोनों में देख रहे हैं 2 जो है दोनों जगह उपस्थित है, इसलिए हमारा HCF 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा कहीं पर भी क्वेश्चन दिया गया है क्रमिक सम संख्या, उसका HCF हमेशा 2 ही होगा। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन है। तो संयुक्त संख्या के बारे में भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आइए संयुक्त संख्या के बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। संयुक्त संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड करने का मतलब 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है। यहाँ पर कम से कम 3 बोला गया है, मतलब 3 गुणनखंड तो होगा ही होगा, या 3 से अधिक भी हो सकता है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा संख्या है जिसका 3 गुणनखंड होता है। तो पहला जो संयुक्त संख्या होता है वो हमारा 4 होता है, क्योंकि 4 जो है उसका 3 गुणनखंड होता है। 4 1 से विभाजित होता है, 4 2 से विभाजित होता है, और स्वयं से विभाजित होता है, यानी कि 4 से खुद विभाजित हो जाती है। अर्थात 4 का 3 गुणनखंड होगा, इसलिए संयुक्त संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं विषम संयुक्त संख्या के बारे में बात किया गया है। तो विषम संयुक्त संख्या तो 4 होता नहीं है, तो हम लोग विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आइए विषम संख्या पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं 3। तो 3 तो अभाज्य संख्या है, तो संयुक्त संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हमारा इसका भी 2 ही गुणनखंड होगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 7। 7 भी जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका भी 2 ही गुणनखंड होगा, इसलिए भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला डी है 9। 9 का 3 गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और 9 खुद से विभाजित हो जाएगा। अर्थात इसका 3 गुणनखंड है, इसलिए संयुक्त संख्या जो सबसे छोटी होती है वो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटी से छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के HCF एवं LCM का गुणनखंड पूछ रहा है कितना होता है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, और अभाज्य संख्या केवल 2 संख्या से विभाजित हो। तो देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारा होता है वो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हमारा होता है? 4। भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या अभी बताए तो 4 होता है, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो होता है वो 2 होता है। तो 4 और 2 का सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। तो 4 और 2 का HCF जो होता है वो हमारा 2 होता है, और LCM 4 और 2 का जो होता है वो हमारा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं HCF निकल गया, LCM निकल गया। 4 और 2 का HCF और LCM हम लोग
निकाल लिए हैं। अब इन दोनों का गुणनखंड करा, यानी कि दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा और 2 गुना 4 हमारा हो जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है उसको लिखकर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालकर उसका गुणनखंड करना था। तो एचसीएफ 2 आया, एलसीएम 4 आया और दोनों का गुणनखंड जो होगा वो हमारा 8 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो रूट में लिखा हुआ हो और उसका पूर्णांक संख्या के रूप में हम लोग पूरा वर्गमूल या कोई भी करनी उसका नहीं निकाल सकते हैं। अर्थात जो भी संख्या रूट में देखेंगे और उसका पूरा हम लोग पूर्णांक के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन में हमारा है 5 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है रूट में है और 3 का वर्गमूल जो होता है हम लोग पूरा नहीं निकाल पाएंगे पूर्णांक में, इसलिए रूट 3 जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और इसका जो है परिमेय संख्या के साथ अंतर दिया गया है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन 4 प्लस रूट टू का वर्गमूल हम लोग अगर निकालते हैं 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी पूरा पूर्णांक के रूप में नहीं आ पाएगा, अर्थात ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, इसलिए ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है √5 प्लस √3। √5 और √3 जो है दोनों ही संख्याओं का हम लोग पूरा वर्गमूल पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए दोनों संख्या अपरिमेय संख्या होगा। और 2 अपरिमेय संख्या का योगफल भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगला जो ऑप्शन है डी, उसमें ऑप्शन है 4 प्लस √9। रूट में यहाँ पर संख्या दिया गया 9 का हम लोग वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका पूरा पूर्णांक के रूप में निकाल सकते हैं और इसका वर्गमूल 3 होता है जो कि एक पूर्णांक संख्या होगा। तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 4 प्लस 3 = 7। 7 एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, इसलिए यही हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो 7 तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर 2 परिमेय संख्या और 1 अपरिमेय संख्या और 1 परिमेय संख्या का अंतर, योगफल, गुणनफल, भागफल कैसा संख्या होता है ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप पीछे के लेक्चर में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक संख्या दिया गया है और उसका अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालकर आसानी से उसका बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कौन होगा। तो आइए 3825 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले संख्या हम लोग लिखेंगे 3825। सबसे पहले देखेंगे किस संख्या से विभाजित होगा। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान पर विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं हो पाएगा। 3 से देखते हैं। तो 3 से विभाजित होने के लिए जो संख्या दिया गया उन सारे संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं अंकों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। 8 × 3 = 11, 11 × 2 = 13, 13 × 5 = 18, 18 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 3 से ये पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पर 3 इकाई 3 होगा, 3 × 6, यहाँ बचा 2, 7 × 1 है, यहाँ बचा 1 और 5 × 15। फिर देखते हैं 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो अंकों को जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 और 7 10, 5 15, 15 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 3 से फिर से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, बचा 1 और 5 × 3 = 15। अब देखते हैं फिर 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। अब ये 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 से भाग देते हैं। 8 × 5 = 40, बचा 2 और 5 × 5 = 25। फिर 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है,
5 से भाग देते हैं, 5 इकाई 5 और यहाँ बचा 3, 7 बचे 35। 17 ये जो है हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए अब हम लोग भाग नहीं दे पा सकते हैं, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इस ऑप्शन इस आंसर से मैच करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ हमारा आंसर है 3 का स्क्वायर, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ भी 3 स्क्वायर ठीक है, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ भी 5 स्क्वायर है ठीक है, लेकिन यहाँ पर 17 है और यहाँ पर दिया गया है 35, ये भी इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर ठीक है, 5 स्क्वायर ठीक है और 17 यहाँ भी 17, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 9, जो कि दूसरे सेक्शन में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। 5000 यहाँ पर 5 होगा, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो जो भी गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। तो यही क्वेश्चन इस बार पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे गलत मार कर आ गए थे। तो देखिए इसका बनाने का तरीका सेम इसी प्रकार से हम लोग 5005 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो निकालेंगे उसमें प्रत्येक कंडीशन में अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। तो सबसे पहला ये देखते हैं, 2 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक विषम संख्या है। 3 से देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं, तो अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं हो पाएगा। इसका इकाई अंक 5 है तो 5 से तो विभाजित हो जाएगा, तो 5 से भाग देते हैं, एक मरतबे लग जाएगा, 0 0 फिर से 1 मरतबे लग जाएगा, बचा हमारा संख्या 1001। अब 1001 देखते हैं आगे कौन संख्या से विभाजित होगा। तो ये तो 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। अब देखते हैं आगे वाले संख्या 7 से, देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7 बचेगा 3, यहाँ 0 7 को 28 बचेगा 2 1 7 21 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग 7 से भाग दे सकते हैं, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर इकाई 1 मरतबे बचा 3 0 7 को 28 बचा 2 2 1 7 21 143 मरतबे पूरा विभाजित हो गया। अब देखिए 143 किससे विभाजित होता है, तो 143 11 से शायद विभाजित हो जाना चाहिए। 11 से देखते हैं, 11 इकाई 11 बचा 1 और 3, हाँ 1 और 3 11 से विभाजित यहाँ पर नहीं हो रहा। दूसरा संख्या से विभाजित करते हैं, 13 से देखते हैं विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। 13 से विभाजित हो जाना चाहिए, 13 इकाई 13 बचा 1 और 3 13 इकाई 13, ये विभाजित हो गया। तो 11 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर 11 से विभाजित करते हैं तो 11 इकाई 11 बचेगा यहाँ 3, 11 3 33 विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित होगा। और 13 जो प्राप्त हुआ यहाँ पर संख्या हमारा 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 5005 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो होगी वो कितनी है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 4 सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आइए, और एक ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, तो देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार शांत कब होगा, इसका कंडीशन देखते हैं। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कंडीशन होता है किसी भी संख्या का जो हर होना चाहिए उसका जो गुणनखंड होना चाहिए केवल 2 और 5 का रूप का होना चाहिए।
2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का अगर गुणनखंड होता है तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और एक चीज़ और, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत पता करने के लिए सबसे पहले उस प्रमेय संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग सबसे पहले व्यक्त करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिंपल फॉर्म। तो 37 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए सिंपल फॉर्म इसका यही होगा। और हमारा अब देखेंगे इसका हर जो है 3 स्क्वायर इंटू 5 है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का है, इसलिए ये हमारा नहीं हो पाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 और 2 के पावर 2 है इंटू 5 टू द पावर 6 है। तो 21 का फैक्टर करेंगे तो 7 और 3 आएगा, लेकिन देख रहे हैं नीचे 7 और 3 का कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए इसका सिंपल फॉर्म हमारा यही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका हर जो है केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 5 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न प्रमेय संख्याओं में कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आवर्ती को हम लोग पुनरावृत्ति ही बोलते हैं। पुनरावृत्ति मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट होना। तो आवर्ती यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में आवर्ती ना लिखकर पुनरावृत्ति भी लिख देता है, तो उससे हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो देखते हैं अशांत आवर्ती कब होगा। तो अशांत आवर्ती का हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं, वो प्रमेय संख्या के रूप में होना चाहिए संख्या, और उसका जो होना चाहिए हर का जो होना चाहिए 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का गुणनफल होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में हमारा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की ओर देखते हैं। 17/6 है। 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में होगा। तो इसका हर देखते हैं, हर है 6, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का यहाँ पर हर हमारा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो हमारा दशमलव प्रसार होगा ये अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा किसी और दूसरा संख्या का फैक्टर जब भी दिखे तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए। फिर भी हम लोग आगे वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है 23/8। 23 यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में होगा, और इसका हर जो है 8 है, तो 8 को हम लोग 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर जो होगा 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का नहीं है, इसलिए हमारा ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है 35/50। 35 और 50 में हमारा 5 कॉमन है, तो 5 अगर इस यहाँ दोनों जगह से हटाएंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर 7 और नीचे बचेगा हमारा 10। 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा, जो कि शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। अगला ऑप्शन देख रहे हैं 15 और 1600। तो इसका सिंपल फॉर्म करेंगे तो इसमें से 5 कॉमन होगा, तो 5 कॉमन होगा तो हमारे ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 5 3 15 बचा 1 0 5 गुना 10 1 0। अब इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, तो इसका फैक्टर करने पर हम लोग पाएंगे केवल 2 और 5 के रूप का ही फैक्टर इसका हर का फैक्टर आएगा, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद पिछला साल ये क्वेश्चन पूछा है, पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 या 3 में इसके बारे में हम लोग बात किए थे। कुछ लोगों का मानना है कि पाई का मान 22/7 होता है, कुछ लोगों का मानना है पाई का मान 3.14 समथिंग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पाई का मान 22/7। अगर 22/7 होगा तो ये तो प्रमेय संख्या होना चाहिए। 3.14 है और इसके आगे भी कोई संख्या होती है। ये जो मान यहाँ पर देख रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, क्योंकि पाई का मान हम लोग कभी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर 22/7 के इक्वल नहीं निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए 22/7 मान लिया जाता है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पाई जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते दशमलव के कितने ही पॉइंट तक, और दशमलव के बहुत सारे
दशमलव के बाद अगर हम लोग उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं और यहाँ पर संख्या का रिपीटेशन भी नहीं अगर होगा, इस रूप में होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं पाई जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है पाई का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो चूंकि ये अपरिमेय संख्या है और जो भी संख्या अपरिमेय होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी आप लोग याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। एक चीज़ और देखिए, कहीं कहीं पर शांत को बुक में अवसानी के नाम से भी जाना जाता है, लिखा हुआ रहता है। तो कभी कभी एग्जाम में शांत न देकर आपको अफसानी दिया हुआ रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है। अफसानी का मतलब वही होता है जो शांत का मतलब है, और अशांत के जगह पर हम लोग अनअफसानी याद रखेंगे। अशांत को अनअफसानी बोलेंगे, इसको शॉर्ट में अनअफसानी भी बोला जाता है। शांत को अवसानी बोलेंगे, अशांत को अनअवसानी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन है। परिमेय संख्या दिया गया है 43 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 का दशमलव प्रसार जो है वो दशमलव के कितने अंकों तक शांत हो जाएगा। शांत का मतलब दशमलव के कितने अंकों के बाद उसका भागफल शून्य हो जाएगा, मतलब उसका भाग देने पर दशमलव को कितना अंक प्राप्त होगा, यही हमको पता करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर, सबसे पहले ऊपर वाला इसको सिंपल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो 43 जो है एक खुद जो है अभाज्य संख्या है, तो इसका सिंपल फॉर्म हमारा यही होगा। अब इसके जो हर है उस पर ध्यान देंगे, तो हर जो है वो हमारा इस रूप का है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो जब भी इस रूप का रहेगा इसको क्लियर कर देते हैं। पाँच 3 15 बचेगा 1 0 5 गुना 10 320। ये वैल्यू आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका फैक्टर करोगे तो 2 और 5 के रूप का ही केवल आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये अभाज्य संख्या है इसलिए सिंपल फॉर्म इसका यही होगा। तो इसका हर पर देखेंगे, ध्यान देंगे, हर हमारा है 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3 और ऊपर अंश हमारा है 43। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा दशमलव के कितने अंकों के बाद उसका जो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो करना क्या है, मैक्सिमम पावर देखेंगे दोनों संख्या में कितना है। तो मैक्सिमम पावर 4 और 3 का 4 है, तो जितना मैक्सिमम पावर होगा कोशिश करेंगे दूसरे संख्या का भी पावर उतना ही कर दें। तो 5 का पावर 4 करने के लिए हम लोग 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 43 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो हमारा है ही, इसको 5 टू द पावर 4 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 5 3 15 और 4 5 20 और 1 21 और नीचे हो जाएगा 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4। हम लोग इसलिए दोनों संख्या के पावर को इक्वल करते हैं ताकि दोनों का पावर एक साथ कॉमन लेकर उसको गुना के रूप में लिखा जाए। तो जब पावर कॉमन लेंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा, इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 5 इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग 10 पाएंगे, और 10 जब हो जाएगा तो हम लोग किसी भी संख्या को आसानी से भाग दे सकते हैं। 10 के पावर 4 करने का मतलब 1 पर 4 0 हो जाएगा। अब भाग देने पर हम लोग पाएंगे 0.0215। इस प्रकार से हम लोग देखें दशमलव के 4 अंक के बाद इसका जो है शेषफल 0 हो जाएगा, अर्थात दशमलव के 4 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप लोग भाग देकर देखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपका समय भी वेस्ट होगा, इसलिए कोशिश करिएगा। ये मेथड सबसे इजी मेथड है, इसी मेथड से बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यदि HCF दो संख्या का HCF दिया गया, पहला संख्या A है
और दूसरा संख्या 8 है। इसका HCF 4 दिया गया है और यही दोनों संख्या का LCM जो है 24 दिया गया है। तो पूछ रहा है ये का मान कितना होगा। तो दो संख्या में एक संख्या हमको पता है, दूसरा संख्या ज्ञात करना है, लेकिन HCF और LCM दिया गया है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, दो संख्याओं का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के। तो हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसमें से जो संख्या दिया गया है उसको लिखते हैं। पहली संख्या हमारा A है तो A की जगह पर A ही लिख देते हैं। दूसरा संख्या हमारा 8 है तो 8 लिखते हैं। और इन दोनों संख्याओं का HCF यहाँ पर दिया गया है 4 लिखते हैं। और LCM दिया गया है 24 तो 24 लिखते हैं। अब यहाँ सोल्व करके हम लोग आसानी से ये का मान बता सकते हैं। A इज इक्वल टू होगा 8 को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारा होगा, कैंसिल करेंगे तो 4 दूना 8, 12 दूना 24। देयरफॉर A का वैल्यू हम लोग 12 प्राप्त कर लिए। तो 12 ऑप्शन हमारा C में है, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। इस प्रकार से हम लोग दो संख्या दिया हुआ रहेगा, LCM HCF दिया हुआ रहेगा, और तो किसी संख्या को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारा है, यदि 65 तथा 117 का HCF दिया गया है 65M माइनस 117 यानी कि 117 के रूप का है, तो M का मान ज्ञात करना। M का कौन सा मान होगा, ताकि HCF दोनों का इस रूप का होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या हमको पता दिया गया है 65 और 117। इसका HCF इस रूप में दिया गया, तो M का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। HCF दिया गया है उस रूप का, तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का HCF हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला संख्या हमारा दिया गया है 65, दूसरा संख्या दिया गया है 117। इसका HCF निकालेंगे सबसे पहले, और HCF निकालने के बाद उसको जिस रूप का दिया गया उसके इक्वेट कर देंगे। M का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोग 5 मेथड पढ़ चुके हैं पहले, तो किसी भी मेथड से HCF निकाल लेते हैं जो आसान मेथड है। तो आसान मेथड भाग विधि है, तो भाग विधि से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 65 और 17, 117 को भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं। ये 65 जो है एक मरतबे लगेगा, तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 11 में से 6 घटेगा तो 5, फिर यहाँ 65 आएगा, एक मरतबे लगेगा 52, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, 52 यहाँ पर आ जाएगा, 13 चौको 52, शेषफल 0 हो गया। जिस स्टेप का शेषफल 0 होता है उस स्टेप का भाजक जो होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 13, यानी 65 और 117 का HCF 13 होगा। अब देखिए यहाँ पर HCF दिया गया है कितना के बराबर, 65M माइनस 117 117। तो HCF जो है उतना के बराबर कर देंगे। तो 65M माइनस 117 इज इक्वल टू जितना HCF निकाल कर आया है उतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। 117 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 117 और जो है 13 जोड़ने पर 130 प्राप्त होगा। देयरफॉर हम लोग M इज इक्वल टू लिख सकते हैं 130 डिवाइडेड बाई 65। कैंसिल करेंगे M का मान 2 प्राप्त होगा। तो 2 ऑप्शन नंबर B में है, इसलिए B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग सोल्व करने का प्रयास किए हैं। और भी क्वेश्चन आप लोग आपके बुक में दिया गया है, तो कोशिश करिएगा कि बुक का क्वेश्चन जो है उसका सलूशन किया जाए। और सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप उस थ्योरी को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप थ्योरी को नहीं सही से बना सकते हैं, और कोशिश करना है खुद से बनाने का। अगर कहीं से बुक में बना हुआ देख लिए तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप खुद से बनाइए और कॉन्सेप्ट को क्लियर पहले कर उसको फिर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था
इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन इसी साल का एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पिछले साल का दिया गया है। तो देखिए वास्तविक संख्या हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। तो कोशिश करिएगा जो भी बुक में एक्सरसाइज है, चाहे कोई भी बुक हो NCERT का बुक हो या KC सिन्हा का हो, भारतीवन का हो, आप किसी भी बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखकर हमको बताने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक संख्या के बाद अगला टॉपिक हमारा बहुपद होगा, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बहुपद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।